वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी में जो आपके आरएमआरस होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, आरक्यूडी होते हैं या फिर जो और भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे रिलेटेड गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ गेट वालों के लिए है। अगर आप नॉलेज के लिए जैम वाले देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट इससे उनको एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं जैम के। इससे सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं। और इसमें क्या क्या आपका अगर सिलेबस देखेंगे तो रॉक इंडेक्स टेस्ट है, उससे क्वेश्चंस आएंगे। ये वीडियो उसमें उसको बारे में बताएगा। रॉक फेल्योर क्राइटेरिया क्या है थोड़ा बहुत देखेंगे, फॉर्मूला बेस देखेंगे, डिटेल में नहीं देखेंगे। रॉक मास क्लासिफिकेशन कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो पहला जो क्वेश्चन, पहले समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं। पहले तो आपको आरक्यूडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमारे पास 2019 में है। फिर लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। हर देखिए इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो आपको थोड़ा सा लाइन लिखी हुई है ना कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी, तो वो जो अप्लाइड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, वो अगर आप बुक अगर सिर्फ टाइप करते हैं बुक इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए, तो वो जो एक लाइन आपके गेट में लिखा हुआ है उसमें इतनी चीजें हैं कि उसको पढ़ने जाएंगे तो 1.5 से 2 साल लगेगा। बट थैंक्स टू गेट कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चंस दे दिए गए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन को पूछते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लें। कम से कम जितना गेट वाले पूछ रहे हैं उतना तो हमको आना ही चाहिए। तो पहला 2019 में जो क्वेश्चन है वो आरक्यूडी से रिलेटेड है। फिर 2017 में लॉस एंजल एब्रेशन रिलेटेड, जिसको LAAT या LAAV भी बोलते हैं। उसके बाद आपसे ये कुछ कोर सिलेंडर है, ये आपका पॉइंट लोड है पूछा गया है। ये आपके माइंड से थोड़ा सा रिलेटेड है। बहुत ही 2018 का क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपका ये आपका क्यू सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ये आपका ब्राजीलियन टेस्ट है, ये आपका यंग मॉडुलस है, में पूछा गया है। तो हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देते हैं। हाँ, हमको आरक्यूडी पढ़ना है, बोर्ड से पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है वो कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है गेट में अभी तक, बट थोड़ा सा अगर आप इस टेस्ट के बारे में जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन कुछ होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक हैमर होता है जिसको आप ड्रॉप करते हैं, एक चीजल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप स्प्लिट स्पून भी बोलते हैं। इसमें आपके रॉक जो सॉइल होती है वो कलेक्ट होती रहती है। तो आप हैमर को ब्लोस काउंट करते हैं। ये ऐसा होता है कि ये जो आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये जब फर्स्ट पार्ट जाता है तो हम इसको सेटिंग ब्लो बोलते हैं कि सेटिंग करने में जो ब्लो यूज हुआ है वो। उसके बाद ये 15-15 सेंटीमीटर जाने में जितने ब्लोज होते हैं उसको काउंट कर लिया जाता है और यही आपका एसपीटी नंबर होता है। मोटा मोटा बता रहे हैं आपको। उसके बाद जब डिजाइन जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं अपनी डिजाइन में उसके बहुत से करेक्शंस को अप्लाई करते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपको एसपीटी वैल्यू दी गई है कि N1 आपको सेटिंग वैल्यू दी गई है, N2 N3 दिया गया है, तो लास्ट N2 और N3 को आप ऐड कर दिए तो आपको एसपीटी वैल्यू मिल जाएगा। चलिए मूविंग टू हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं। ये कुछ वैल्यूज के हिसाब से कि जो रॉक है वो क्ले है या सॉइल है, क्ले है या फिर सैंड है, तो उसके हिसाब से उसके क्लासिफिकेशंस हैं। मैं आपको अभी नहीं कहूँगा याद करने के लिए, ये आप जब डिटेल में बाद में बात करेंगे जब इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। आरक्यूडी क्या होता है ये समझ लीजिए। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन कुछ नहीं होता। जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग में आपको कोर पीसेस आते हैं। वो कोर पीसेस की जो लेंथ होती है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है तो उसको कंसिडर किया जाता है उसकी क्वालिटी, रॉक की क्वालिटी निकालने में। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे आप देख लीजिए कि जो भी पीसेस होंगे वो जब 10 सेंटीमीटर से बड़े या उसके बराबर होंगे तो उसको आप कंसिडर कर लेंगे। जैसे ये नहीं कर सकते, नो पीस ग्रेटर देन सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका ये वाला 38, 17, 20, 43, ये सारे के सारे को जब आप ऐड कर देंगे विद द टोटल रन, ये आपका जितना भी रन होगा, यहाँ पे आपको 200 सेंटीमीटर दिया गया है तो उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। आरक्यूडी इज द लेंथ ऑफ द कोर पीसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन लेंथ इंटू डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द कोर इंटू 100। जो भी टोटल लेंथ ऑफ द कोर होगा, कभी कभी 1.5 मीटर की जगह पे 3 मीटर का भी रन होता है, 4.5 मीटर, डिपेंड करता है कि आपको रॉक टाइप कैसी है या आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि अभी इसमें क्या होता है, ये हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, क्वेश्चंस में ऐसे नहीं पूछाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि ये जो ब्रेक होता है ये ब्रेक मैन मेड होता है। जब आप ड्रिलिंग करते हैं उसके बाद जब कोर पीस निकालते हैं तो उसके दौरान ड्यूरिंग द ड्रिलिंग, मतलब ड्यूरिंग द सैंपल कलेक्शन समथिंग, उसमें वो ब्रेक कर जाता है तो
उसको कंसिडर नहीं करते हैं वो फ्रैक्चर में, उसको आप इंटैक्ट करके उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। ये फील्ड की बात बता रहे हैं। बट आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि जो कोर पीसेस हैं वो जो 10 सेंटीमीटर के बराबर, उससे ग्रेटर देन इतना आपकी लेंथ है और टोटल कोर रन इतना है। तो ये एक तरीका है आरक्यूडी निकालने का। दूसरा तरीका आरक्यूडी निकालने का क्या है, अगर आपको जॉइंट वॉल्यूम दिया हो, जेवी दिया हो, वॉल्यूमेट्रिक जॉइंट काउंट इसको बोला जाता है, जेवी दिया हो, तभी आप डायरेक्टली ये पांचटॉम है उनके फॉर्मूले से डायरेक्टली आप आरक्यूडी निकाल सकते हैं। तो आरक्यूडी का फॉर्मूला क्या होता है, 115 माइनस 3.3 जेवी। ये दो फॉर्मूले आपके गेट में पूछे जाते हैं, उसी से आपको आरक्यूडी निकालना होता है। चलिए मूविंग करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फॉर अ डैम साइट इन्वेस्टिगेशन ड्रिलिंग वॉज कैरिड आउट अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 मीटर। ये आपको टोटल डेप्थ दी गई है। द टोटल लेंथ ऑफ कोर इज 100 mm एडेड अप टू 16 मीटर। यहाँ पे देखिए आपको 100 mm दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर। मतलब जो 10 सेंटीमीटर के कोर है उनकी लेंथ कितनी है, 16 मीटर। हमने आपको क्या बताया कि जो आरक्यूडी होगी वो या तो 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको दिया गया, 10 सेंटीमीटर का जो कोर पीस है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 16 मीटर है। तो आरक्यूडी कितनी होगी, आपको सिंपली डिवाइड करना है, 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड 20, ये 80% आपका आ गया। आरक्यूडी यहाँ पे परसेंटेज निकाली जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्या है आपका, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। इससे अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 30 16 20 आपका 3 है, 30 16 20 डिवाइडेड बाई टोटल 126 है। ये आगे मैंने सॉल्व किया होगा। ये देखिए आपका 13 68, ये आपका टोटल लेंथ ऑफ द पीस है जो कि आपको 20 दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे समझिए, ये आपका जो पीस है, पीस 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे 200 लिखा है, क्योंकि ये 30 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस नो रिकवरी जोन 126 सेंटीमीटर का है। बट जब हम आरक्यूडी लेंगे तो हमारा जो पीस होगा वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। तो ये पहला वाला आएगा, दूसरा वाला आएगा, तीसरा वाला आएगा। देखिए 13 प्लस 16 20, ये आपका 66 सेंटीमीटर हो गया। तो आरक्यूडी कितना होगा, 33% हो गया। कुछ नहीं, बहुत सिंपल होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आपका आरक्यूडी का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको आरक्यूडी दिया निकालना है। कैसे निकालना है, क्यूबिक मीटर दिया है, इसका मतलब आपको जेवी दिया गया है। तो जेवी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 115 माइनस 3.3 जेवी। आप इसको कैलकुलेट करते हो 75.5, तो आपका आंसर ये आ गया। इसी तरह के गेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई टफ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए अभी तक जितने आए, तो हमको नहीं लगता कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो छूटेगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारा पॉइंट लोड टेस्ट, जो हम पॉइंट लोड टेस्ट करते हैं उसके बारे में है, और उससे स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं इसके भी गेट में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके आते हैं वो देखते हैं। अब देखिए पॉइंट लोड होता है क्या, ये समझ लिए कि एक आपका कोर होता है। कोर हम इसको मान लेते हैं कोर है, मैंने टॉप अप किया हुआ है, तो ये कोर है। तो कोर पे हम यहाँ पे जो लोड है वो दो तरीके से लगा सकते हैं। ये जो आपका डायामीटर है, ये जो डाया है, डाया के परपेंडिकुलर लगा सकते हैं या डाया के अलॉन्ग लगा सकते हैं। तो ये आपका एक्सियल होता है और ये डायमेट्रिक होता है। ओके, तो दो अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे, उन दोनों के अलग अलग फॉर्मूला है पॉइंट लोड के। पॉइंट लोड बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका कोर है, इस पे आप लोड लगा रहे हैं। तो जिस तरह हमारा होता है, आपको पता होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज योर स्ट्रेंथ, बस वही फॉर्मूला है यहाँ पे और कुछ नहीं है। बट दिक्कत क्या है कि ये जो आपका डायमीटर होता है, ये डायमीटर आपका बदलता रहता है, अलग अलग होता रहता है। कि आप जो लोड लगा रहे हैं वो क्या कहते हैं, जो डायमीटर है उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं या जो डायमीटर है उसके अलॉन्ग लगा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो ये अलॉन्ग द डायमीटर है, या तो फिर पैरेलल टू डायमीटर है या परपेंडिकुलर टू डायमीटर है। दोनों केस में आपका डी बदल जाता है। और अगर आपका पास ये कोर ना होके इस तरह का छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो इसका भी जब पॉइंट लोड निकालते हैं तो इसका भी जो डायमीटर होता है वो अलग हो जाता है। उसका डायमीटर हम निकालते हैं A इज इक्वल टू WD एरिया के हिसाब से। यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे आपको 4 × 8 जो है ये आपका एक्सियल के लिए अलग होता है, जैसे हमने आपको बताया कि अलॉन्ग द डायमीटर होता है। ब्लॉक लंब जो कि हम ये लिए हुए हैं, और इसी तरह इरेगुलर पीसेस उसके लिए भी अलग होता है। सबके लिए अलग अलग कंडीशन है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने आपको बताया, ये आपका डायमीटर है, ये आप देख रख सकते हैं, डायमीटर, ये आपका कोर है, ये आपका डायमीटर इस तरीके से हम लगा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ और है, आपका ISSOP × 1000 d² है। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से ना लगा के आपने इस तरीके से लगाया है, ये आपका डायमीटर, ये आपका पीस है, इस तरीके से अगर आप कोई पीस लगा रहे हैं तो इसको एक्सियल टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्सियल टेस्ट है, ये डायमेट्रिक टेस्ट है आपका, ये डायमेट्रिक टेस्ट है। जब आप डायमीटर के हिसाब से लगा रहे हैं,
ये देख लीजिए आपका किस तरीके से रखा है। तो आपको जैसे बोला जाएगा वैसे ही आपको लगाना है और वैसे ही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे डी ई स्क्वायर हो जाएगा और डी ई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे अलग है। डी ई स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, आपको जैसे मैंने ये पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, डी ई कैसे निकालेंगे 4 इंटू ए बाई पाई, और ए यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा आपको। ये सारे के सारे स्टेप दिए गए हैं कि किस तरीके से आप एरिया निकालेंगे और फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ये आपको पीपीटी आपने अगर नहीं दिखा होगा तो टेलीग्राम पे जाके इसका आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, तो उसमें डिटेल में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप लंप पास की बात करते हैं, इस तरह का सिंपल होता है, तो इसको सिंपली हम प्लेटन में रख देते हैं और फिर इसके बाद जो लोड निकालते हैं तो इसका जब एरिया निकालना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आप वर्नियर कैलिपर से इसका मेजर करके आराम से 3 डायरेक्शन में जो होता है वो निकाल के उसकी वैल्यू एरिया में लिख सकते हैं और उसके बाद आप पॉइंट लोड कंट्रोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिए हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे रखा हुआ, वहाँ से जाकर निकालिए। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है आपको तो मुझे मेल कर दिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। बाकी सारे मटेरियल वहाँ पे रखे हुए हैं। इस तरीके से आपको पॉइंट लोड निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कर रहा है। अ सिलिंड्रिकल कोर ऑफ ग्रेनाइट विद रेडियस 25 mm was subjected to point load test. The load was applied parallel to the diameter of the core and the failure load is 20 kN। देखिए parallel to the diameter है तो वो अलग फॉर्मूला लगेगा, अगर perpendicular to diameter है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तो हमने यहाँ पे parallel to the diameter का फॉर्मूला लगाया है 20 इंटू जो नॉर्मल होता है वो लगाया हमने। तो यहाँ पे फेल्योर लोड आपका 20 kN है और डायरेक्ट डायमेट्रिक का फॉर्मूला लगेगा डी ई स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे आपको ये रेडियस दी गई है और हमको डायमीटर चाहिए तो 2 इंटू 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 इंटू 25 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए ये किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है तो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एम्पीयर होता है। वो कैसे होता है आप खुद निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे मीटर स्क्वायर को किलोमीटर अगर मिलीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻³ को होल स्क्वायर करना पड़ेगा तो 10⁻6 आएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 हो जाएगा। ये 10⁻6 आपको एम्पीयर दे देगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एम्पीयर होता है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे आपका पॉइंट लोड इस तरीके से निकल आएगा। बस सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो लोड है डायमेट्रिक लोड लग रहा है कि एक्सियल लोड लग रहा है। बस यही याद रखना है कि दोनों के केस में फॉर्मूला आपका जो डी है जो एरिया है उसका अलग है, वो आपको पीपीटी में और या पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यूसीएस निकालने के लिए जिसको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं या यूनिएक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट भी कहते हैं। आपको पता है जो हमारे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 होते हैं जो अर्थ में बात करते हैं, तो अगर सिर्फ सिग्मा 1 की बात करते हैं और ये दबाता है तो यूनिएक्सियल कंप्रेशन कहलाता है। अगर ये खींचता है बॉडी को इंक्रीज करता है तो ये आपका टेंशन यूनिएक्सियल टेंशन कहलाता है। फिर अगर 2 लगते हैं तो उसको बाइएक्सियल कंप्रेशन कहते हैं और इसी तरह तीनों डायरेक्शन में कोर पे लगते हैं तो वो ट्राइएक्सियल टेस्ट कहलाता है और बहुत सी डायरेक्शन में लगते हैं तो पॉलीएक्सियल कंप्रेशन बोला जाता है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। जितने एरिया पे ये फोर्स लग रहा है वही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और ये फोर्स आपका न्यूटन में पास्कल में जिसमें भी हो, आपको न्यूटन में या किलो न्यूटन में जिसमें भी आपको रखना हो, आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि किस में आपने रखा है फिर बाद में किस में कन्वर्ट करना है आपको। चलिए इसमें एक चीज़ और होता है आपको, ये कुछ नहीं है, ये फिजिक्स की 11th की अगर आपने 11th के चैप्टर में पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी ही है। उसी से मैंने ही ये नोट्स भी उसी से बने हुए हैं जिसमें आपको अगर पता होगा कि जो रबर होता है जब आप रबर को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, जब रबर स्ट्रेच होता है तो उसका जो लेंथ बढ़ती है, जो ओरिजिनल लेंथ होती है L0 उसके बाद आपकी लेंथ बढ़ जाती है। तो जो इंक्रीमेंटल होता है ये आपका डेल्टा L जो होता है, डेल्टा L अपॉन इनिशियल L जो होता है ये आपका लीनियर स्ट्रेन होता है या सिंपली स्ट्रेन होता है। जब आप रबर को स्ट्रेट सीधा खींचते हैं तो इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, जो पहले डायमीटर होता है वो कम होता है, इसमें डायमीटर में भी डिक्रीज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। लेंथ बढ़ती है डेल्टा L और जो आपका डायमीटर कम होता है डेल्टा D, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक एक्सियल स्ट्रेन बोलते हैं और दूसरा डायमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी भी रॉक की स्ट्रेंथ को कंट्रोल, मतलब आप उसको तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने के लिए आप लोड लगा रहे तो मैक्सिमम लोड जितना वो बियर कर सकता है दैट इज नोन एज इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और उसी को हम यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया मतलब फोर्स अपॉन एरिया।
चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है क्या होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस को मॉडुलस कहते हैं। 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं तो 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। पॉइजन रेशियो आपको पता ही है, नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ और एक्सियल स्ट्रेंथ। मतलब आप बहुत सिंपल है, 11वीं की फिजिक्स पढ़ लिए। मैं फिर से वही कहूँगा जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला है कि पुरानी चीज़ों को फिर से एक बार पढ़ लिए। लिंक मैं आपको फिर से गूगल ड्राइव पर रख दूंगा जहाँ पे मैंने ये सारे मटेरियल एक साथ कलेक्ट करके रख दिए हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक फॉर्मूला होता है आपका, ये टॉमिल्सन ने एक फॉर्मूला प्रपोज किया था रॉक मास मॉडुलस का, जिसको एमआर बोलते हैं, ये मॉडुलस रेशियो का। इसमें EM जे एमआर इंटू यूसेस होता है और EM आपका JEI होता है। इसको जब आप इक्वेट करते हैं तो आपको ये E इंटैक्ट इज इक्वल टू यूसीएस अपॉन जे मिल जाता है। ये भी एक फॉर्मूला, इसको आप याद रखिए। EM इज इक्वल टू JMR यूसीएस इज इक्वल टू EM J इंटू EI। इसको आप इक्वेट करते हैं तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो यूसीएस MR इज इक्वल टू EI होता है। EI को कभी कभी आप देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि जब आप जो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं वो जब इनको ई मॉडुलस निकालना होता है तो जो ग्राफ उनका आता है वो 2 तरह का निकालते हैं उसको। एक टेंजेंशियल मेथड होता है, उसको हम कहते हैं यंग टेंजेंशियल मॉडुलस होती है, और दूसरा सेक्टेंट होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सेक्टेंट होता है, और आपका टेंजेंशियल यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी होती है। ये जो यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी समहाउ आपको रिलेट कर सकते हैं कि ये EI के बराबर होती है। एग्जैक्टली होती नहीं, बट आपके गेट के हिसाब से जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि जो टेंजेंशियल यंग मॉडुलस होता है वो EI के बराबर होता है, तभी ये फॉर्मूला आप लगा पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसी का। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, जो मैं बता रहा था। टेंजेंशियल मॉडुलस इलास्टिसिटी जो आपको हमने बताया कि EI के होता है, तो आपको फॉर्मूला हमने बताया यूसीएस इज इक्वल टू EI डिवाइडेड बाई MR। मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये 500 है, बस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया गया, टेंजेंशियल मॉडुलस डिवाइडेड मॉडुलस रेशियो ये आपको 120 एम्पियर की। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। डिटेल में मत जाएगी कहाँ से आया कहाँ नहीं आया, वो हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए ब्राजीलियन टेंसाइल टेस्ट क्या होता है। जिस तरह हमने पॉइंट रोड में देखा स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसका दूसरा तरीका है यूसीएस का। ब्राजीलियन में क्या होता है कि हम एक केज के अंदर सैंपल को रखते हैं, ये कोर को, और फिर इसको दबाने की कोशिश करते हैं ताकि टेंजेंशियल फोर्स लगे। खींच बेसिकली लगाया तो यूज जाता है, बट इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो टेंजेंशियल आपका टेंसाइल क्रैक डेवलप हो, ना कि आपका जो यूसीएस में हमारे क्रैक आते हैं तो वो ना हो। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, सिग्मा T इज इक्वल टू 2 इंटू P पाई dt। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको 0.636 PD इंटू टी देता है। डी क्या आपका यहाँ पे डायमीटर ऑफ द स्पेसिमिन है, टी आपकी थिकनेस है, जो आपकी थिकनेस आपको ली जाती है, आपको दिया जाएगा पूरा का पूरा। जहाँ पे देख लिया आपको सब कुछ दिया गया। 27 ये आपको रेडियस दिया गया, मतलब ये आपको 2r दिया गया है, ये आपको r दिया गया, इसको 2r बदलेंगे तो इसका मतलब 27 इंटू 2 करेंगे। थिकनेस आपको 22 दी गई तो ये आपको t दिया गया है, तो d भी दिया गया है, t भी दिया गया है, लोड भी दिया गया है। तो सब कुछ जब दिया गया तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में रख के आप आसानी से टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारा रॉक मास क्लासिफिकेशन है, जो कि RMR होता है, क्यू सिस्टम होता है और GSI होता है, और भी बहुत से होते हैं, बट उस पर डिटेल नहीं करते। जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। RMR बेसिकली 6 पैरामीटर होते हैं। इसमें लास्ट वाला पैरामीटर जो जॉइंट ओरिएंटेशन होता है, जब हम टनल की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। बाकी जो और 5 होते हैं, जैसे यूसीएस हो गया, RQD हो गया, ये आपका जॉइंट स्पेसिंग हो गया, फिर जॉइंट कंडीशन होगी, फिर ग्राउंड वाटर हो गया। तो भी कोई भी जो होता है, इनकी जो रेटिंग्स होती है उनको पूरा को ऐड करना पड़ता है। मतलब जैसे आपको यूसीएस की कुछ वैल्यू दे दी कि 5 MPa है या 6 MPa या 25 MPa, तो उसके अकॉर्डिंगली रेटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे रेटिंग दिखाई गई है, जैसे हमने आपको बताया ना कि यूसीएस की वैल्यू आपको दी गई है, जैसे हमें 25 to 50, जब आप टेस्टिंग करते हैं तो कुछ वैल्यूज आती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेटिंग दी गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेट किया गया कि अगर इस रेंज में आएगा तो रेटिंग आपको यूसीएस की 15 देनी है, इस रेंज में आएगा। इसी तरह RQD की जो वैल्यूज होंगी परसेंटेज में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रेटिंग देने की होगी। फिर जॉइंट कंडीशन क्या है, ये आपका ह्यूमन पर्सपेक्टिव है। जब हम लोग लॉग बनाते हैं तो उस तरह की कंडीशन पूरी लिख देते हैं कि जॉइंट हमको ऐसा ऐसा दिख रहा है। फिर वहाँ पे ग्राउंड वाटर कैसा है, कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ड्रिपिंग है, नॉन ड्रिपिंग है, किस तरीके, तो उन सब के हिसाब से सारी रेटिंग दी जाती हैं। इन रेटिंग को पूरा ऐड किया जाता है। उसके बाद जो जॉइंट का ओरिएंटेशन होता है, मतलब जो आप टनल करते हैं तो टनल के रिस्पेक्ट में जॉइंट क्या है, फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल है, वो सब देखा जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि डिप क्या है एज कम्पेयर टू
जो आपका टनल एक्सिस है उसके अराउंड में, तो उसके हिसाब से आपको ये जब फेवरेबल नॉट फेवरेबल पता चल जाता है तो टनल के हिसाब से भी अगर फेवरेबल हो तो रेटिंग दी जाती है, फेवरेबल कैसी है, फेयर है, क्या है, तो इन सारों को ऐड किया जाता है। उसके बाद जो वैल्यूज आपकी आती है उसको हम RMR कहते हैं, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। चलिए, अब ये आपका रॉक क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, जिसको क्यू सिस्टम भी बोलते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। इसका RQD बाई JN, JR अपॉन JA, JW अपॉन SRF, ये पैरामीटर्स होता है। इसको हम क्या कहते हैं, आपको क्यू सिस्टम कहते हैं। RQD आपको पता है क्या होता है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। JN का मतलब नंबर ऑफ जॉइंट सेट, अब वो जो स्लोप है उसमें कितने नंबर ऑफ जॉइंट सेट्स हैं, उनकी रफनेस कितनी है, उनकी जो अगर जो जॉइंट्स है वो फिल है कि नहीं है, अल्टरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें वाटर कंडीशन कैसी है, और SRF एक स्ट्रेच कंडीशन होती है, वो प्रोग्रामिंग से निकाली जाती है। वो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी आपको वैल्यू दी जाएगी। तो इन सबको करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिटेल के लिए, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं ना। उसके बाद आप निकालेंगे कैसे, देखिए सबका अलग अलग चार्ट है आपको RQD के। अब देखिए यहाँ पे RQD परसेंटेज में रखी जाएगी, उसको आप परसेंटेज को कन्वर्ट मत कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया गया, मान लीजिए 0 to 25% है, तो उसके हिसाब से आपकी रेटिंग क्या होगी, तो ये आप याद रखिएगा। आप परसेंटेज को कन्वर्ट मत कर दिएगा, हर एक की रेटिंग अलग अलग है। चूंकि आप एग्जाम देंगे तो आपको ये चार्ट नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली वैल्यू दी जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, आपको JN दिया गया है, JW दिया गया है, JA दिया गया है, RQD की परसेंटेज दी गई है, JR की वैल्यू दी गई है, सबको फॉर्मूले में रखिए, आपकी वैल्यू 24 आ जाएगी, और कुछ नहीं करना है आपको। जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे GSI कैसे निकालते हैं, GSI का सिंपल फॉर्मूला होता है RMR-5। एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गया, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब हम RMR करते हैं तो RMR का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको GSI से रिलेटेड RMR मतलब जो क्यू सिस्टम है, जो कि हमने अभी देखा है आपको RMR का एक और फॉर्मूला होता है RMR = 9 ln Q + 44। इसको भी याद रखिएगा कि डायरेक्टली अगर आपको Q वैल्यू दी गई है तो आप डायरेक्ट RMR कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि GSI का डायरेक्ट फॉर्मूला RMR-5। जब आपका RMR जब आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू > 23 आती है, तब आप GSI को RMR-5 से निकाल सकते हैं। जब RMR < 23 होता है तो RMR आपका GSI के इक्विवेलेंट हो जाता है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, RMR = 9 ln Q + 44 = GSI, दोनों होता है। जब RMR < 23 हो जाता है तो Q GSI के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप RMR निकाल सकते हैं। और Q क्या है, यहाँ पे मॉडिफाइड टनल क्वालिटी इंडेक्स है। आपने अभी तक Q सिस्टम पढ़ा था, जिसमें एक और पैरामीटर था, अगर आपको याद हो JW अपॉन SRF वाला, तो वो यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ ये 2 पैरामीटर्स होते हैं। आपको पैरामीटर से कोई मतलब नहीं, आपको Q वैल्यू दी जाएगी, आपको कोई भी चार्ट नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली वैल्यू दी जाएगी। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप फॉर्मूला से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। ये दूसरा टेस्ट है, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट होता है। इसमें कुछ नहीं होता है कि ये बेसिकली आपको कंक्रीट ब्लॉक्स जो होते हैं, छोटे छोटे पीसेज जो होते हैं कंक्रीट के, उसको एक ड्रम में करके खूब घुमाया जाता है। उससे पहले उसका वेट ले लिया जाता है, उसके बाद उसका वेट ले लिया जाता है। इन दोनों वेट को माइनस करके आपके वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर टेस्ट जो होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका वैल्यू दे देता है। हाँ, अगर आप इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जब आप ये पूरा सैंपल निकालेंगे तो ये पूरा सैंपल 1.7 mm सीफ, जो कि IS सीफ के हिसाब से होनी चाहिए, उसका जो वेट होगा वो कंसिडर किया जाता है, ना कि टोटल। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल तो करने नहीं जा रहे हैं, आपको वैल्यूज दी जाएंगी, तो वैल्यूज जो होंगी वो आप करिएगा। जहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड फॉर ग्रेनाइट एग्रीगेट विद एन इनिशियल वेट। आपको इनिशियल वेट दिया गया, आफ्टर द टेस्ट एग्रीगेट वेट, देखिए आफ्टर द टेस्ट है, आफ्टर द टेस्ट यहाँ पे हमने आपको बताया इनिशियल माइनस आफ्टर डिवाइडेड बाय आफ्टर से आपको ये 27% आ गया। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये मोर सर्किल है, बहुत ही सिंपल होता है मोर सर्किल। आप यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 करें। हम मोर सर्किल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस हम 2 फॉर्मूला याद रखते हैं, ये वाला जिसमें एक आपका शेयर स्ट्रेस है और एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। दोनों का फॉर्मूला दिया गया 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 साइन 2 थीटा, और सिग्मा 1 की बात करें 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 माइनस 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 cos 2 थीटा। ये प्लेन पे डिपेंड करता है। अगर आप सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लेन की बात करें जिसमें सिग्मा 2 आपके पैरेलल है, अगर आप सिग्मा
1 और सिग्मा 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा 3 की जगह पे सिग्मा 2 हो जाएगा। अगर आप सिग्मा 2 सिग्मा 3 की बात कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिग्मा 2 और सिग्मा 3 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, बहुत से लोगों को पता होगा पर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये जो लिथोस्टैटिक प्रेशर होता है कि यहाँ पे एक मास होता है ये वाला पोर्शन, जिसकी हाइट जो डेप्थ होती है वो h होती है। तो यहाँ पे आपको अगर लिथोस्टैटिक प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको रो जी एच से निकालते हैं। एच आपका ये पूरा का पूरा जो ओवरबर्डन होता है, इसको ओवरबर्डन बोला जाता है, कि ऊपर का जितना पार्ट होता है वो हाइट होती है उसको कंसीडर करते हैं। जी की वैल्यू 9.8 कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर जो रो है वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर मटेरियल की डेंसिटी कंसीडर करते हैं। और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो अभी इतना ज़्यादा समझने की बात नहीं है। आप सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला याद रखिए, सिग्मा 1 और जो आपका शेयर स्ट्रेस होता है और शेयर क्या कहते हैं आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इसके फॉर्मूले याद रखिए। मोर कॉलम को डिटेल में पढ़ा जाएगा कि उसमें बहुत से होते हैं कि आपको जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को यूज़ करके कैसे ग्राफ बनाया जाता है, तो उससे कैसे पता चलता है कि वो फेल्योर सरफेस होगा कि नहीं होगा, वो बाद में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी फॉर्मूला बेस्ड है उसकी बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2018 में आया था, बहुत टफ क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि आपको एक एक्सप्लोसिव दिया गया है 5 मेगा जूल पर किलोग्राम का दिया गया है, और एक जो मार्बल है, जो मार्बल की क्वेरी है वो 100 मीटर क्यूब की है। जो वेट ऑफ द एक्सप्लोसिव है 50 ग्राम है, मतलब जो टोटल वेट है, और यहाँ पे आपको उसकी स्ट्रेंथ दी गई है 5 मेगा जूल। जो थोड़ा बहुत ब्लास्टिंग में काम करते हो बता सकते हैं कि अगर हमने 5 किलो लिया 50 किलो लिया है और उसकी जो कैपेसिटी है ब्रेक करने की 5 है, तो पूरे के पूरे जो आपका ब्लास्ट है, जो पूरा मटेरियल है, उसकी एनर्जी कितनी होगी 250 मेगा जूल होगी। दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आप ये सोचिए कि ये 50 किलो जिसकी कैपेसिटी 5 मेगा जूल है, इनको ये यूज होता है 100 मीटर क्यूब मार्बल को ब्लास्ट करने के लिए। तो एक यूनिट के लिए मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए कितना होगा, सिंपल है, 100 मीटर क्यूब के लिए 250 मेगा जूल है, तो एक यूनिट वॉल्यूम को ब्रेक करने के लिए इसको डिवाइड कर दिए तो 2.5 मेगा जूल हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो मेगा जूल है, यहाँ पे तो सर मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये क्या चक्कर है। ये सिंपल फिर से मैं कहूँगा फिजिक्स है, यहाँ पे आपको पता है कि जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। तो इसीलिए आपको भ्रमित कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, ताकि आप कहेंगे यहाँ तो जूल है, यहाँ पे ये हमारा आंसर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट का खेल है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, मैंने पूरी कोशिश की कि सारे पॉइंट्स को कवर कर सकूं। इस तरह के और भी जो लेक्चर्स हो, जैसे ज्योमॉर्फोलॉजी का हो गया या स्ट्रक्चर का हो गया या फिर इकोनॉमिक का होगा, कि जल्दी से जल्दी ला के आपको दे दिया जाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे बने रहिए ताकि आपको नोट्स मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।